नमस्कार, मैं स्वाति शाह कक्षा 10 की छात्रा आपके समक्ष कक्षा 10 का साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सारांश लेकर प्रस्तुत हूँ। यह पाठ मधु कांकरिया जी ने लिखा है। मधु कांकरिया जी ने यह पाठ गंगटोक शहर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ दिखाने के लिए लिखा है। गंगटोक शहर एक तारों से जगमगाता शहर। इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कौशेली। मतलब छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो जाए। साना साना हाथ जोड़ी, यह जो पंक्ति है यह एक नेपाली प्रार्थना से ली गई है। यह बोल लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखे थे। अब अगली सुबह उन्हें युमथांग जाना था। युमथांग जाने से पहले वो आँख खुलते ही अपनी बालकनी की ओर जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बालकनी से जो है उन्हें कंचनजंगा दिखाई दे सकती है। लेकिन जो कंचनजंगा है वह हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद भी आसमान में हल्के हल्के बादलों से जो कंचनजंगा थी वो ढकी थी, इसलिए उन्हें जो कंचनजंगा है वो नहीं दिखाई दी। रकम रकम के प्रकार के उन्हें फूल दिखाई दिए, जिनसे अट्रैक्ट होकर वे वहाँ बाग में उनको निहारने और देखने के लिए चली गई। रकम रकम मतलब तरह तरह के फूल जो थे उन्हें दिखाई दिए थे। जो युमथांग था, युमथांग यानी घाटी, घाटियाँ जो थी वो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर थी। ड्राइवर जो थे वो उनके गाइड भी थे। लेखिका के गाइड जो थे वो ही उनके ड्राइवर भी थे। उनका नाम था जितेन नार्गे। वहाँ उन्हें रास्ते में जो है वहाँ पे उन्हें सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं भी दिखाई दी, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं, श्वेत यानी सफ़ेद, सफ़ेद पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे पताकाएं रंगीन होती हैं। जो नॉर्गे थे वो बोले जा रहे थे, लेकिन लेकिन जो लेखिका की नज़र थी, उनकी नज़र सिर्फ उस जीप में लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी, क्योंकि उन्होंने यह तस्वीर वहाँ की कई दुकानों में भी देखी थी। कवि लॉन्गस्टॉक, फिर वो उसके बाद वहाँ जाते हैं कवि लॉन्गस्टॉक में। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस ख बसमन ने लेमचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र यहीं हस्ताक्षर किए थे। यानी कि कवि लॉन्गस्टॉक में जो गाइड फिल्म थी उसकी शूटिंग हुई थी। प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यानी कि उन्हें वहाँ पे घूमते घूमते उन्हें वहाँ पे एक प्रेयर व्हील भी दिखता है। प्रेयर व्हील को घुमाने से जो हमारे सारे पाप होते हैं वह धुल जाते हैं। चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। रफ्ता रफ्ता वो ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता मतलब होता है धीरे धीरे। धीरे धीरे वह ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। स्वेटर, वहाँ जो लेखिका थी उनको
वहाँ पे चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ दिखी। पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। शिद्दत शिद्दत मतलब होता है तीव्रता, प्रबलता, अधिकता। उनको जो उनके पीठ पर जो है, उन नेपाली युवतियों के पीठ पर उनके बच्चे भी थे। वो कहती हैं, लेखिका कहती हैं कि मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, क्योंकि उन्हें वह दृश्य जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और लुभावना लगता है। वहाँ पे उन्हें तिस्ता नदी भी दिखाई देती है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, उन्हें वहाँ पे 7 सिस्टर वाटरफॉल भी दिखाई देता है। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रयुक्ता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चेरवेती और समय के इस सतत प्रवाह में तिनके से बहता हमारा वजूद मतलब होता है अस्तित्व। और चेरवेती मतलब होता है चलते रहो। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। कईयों की पीठ पर बंधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य, क्योंकि उनको वह दृश्य जो है बहुत ही ज़्यादा लुभावना लगता है लेखिका को। पहाड़ी औरतें पत्थर पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। कईयों की पीठ पर तो बंधी डोको, बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। Ever wondered who defied death to build these roads? आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है, क्योंकि इस रास्ते को बनाते हुए कई लोगों की मृत्यु हो गई है। वहाँ पे यह बोर्ड में लिखा हुआ था, ये वेस्ट एट रिपेइंग है। वेस्टेड रिपेइंग का मतलब होता है कम लेना और ज़्यादा देना। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। मन ही मन सोचा मैंने। यह लेखिका बात सोचती हैं कि ये जो स्त्रियां हैं, ये जो देश की जनता है, देश के पुरुष हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, वो दुनिया को इतना सब कुछ देकर कुछ भी नहीं मांगते। वो जीप में बैठकर वापस जाने लगते हैं। तभी उनको श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडहर ताजमहल बन गया था। उन्हें उन स्त्रियों की जो खिलखिलाती हंसी थी वह बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। वर्बीला मतलब होता है बड़े हुए पेट वाला। यहाँ जीवन कठोर है।
लेखिका सोचती हैं कि यहाँ पर जीवन तो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, वहाँ की सड़कें भी अच्छी नहीं हैं, जो स्त्रियाँ हैं वो अपने बच्चों को अपनी पीठ में एक बड़े से टोकरे में लेकर काम करती रहती हैं, कुदाल से इतने काम करती है, पत्थर तोड़ती हैं, तो उन्हें ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियाँ के भारी भरकम गट्ठर थे। अब उन्हें लगने लगता है, लेखिका को लगने लगता है कि हाँ, अच्छाइयों के साथ कुछ बुराइयाँ भी हैं गैंगटॉक शहर में। कई युवतियां बोके पहने, सिक्किम परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। युमतांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग एक जगह थी, लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा, यानी कि वहाँ रुकना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल से सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। ठीक है, ज्ञान का नन्हा सा बौद्धिस्तव जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूँ? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं। लायुंग की सुबह। जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही थी। कटाव यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाव एक जगह है जिसको भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगे, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर। हम कटाव के करीब आ रहे थे। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे नेपाली बोली कहाँ से सीखी? वो जो है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जो लेखिका है उन्होंने हमारी नेपाली भाषा में बोला। उनकी आँखों में जो है वो चमक हो जाती है और वह मुस्कुराने लगते हैं। बर्फ़ पर कूदने लगे थे। वे वहाँ पहुँचकर जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। नरम बर्फ़ थी। मन वृंदावन हो रहा था, मतलब मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। कटाव युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। कटाव जो था युमथांग और झांगू लेक की तरह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं माना जाता था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र, महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाता है। ये हिमशिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के। देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतज़ाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ़ शिलाएं पिघल जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। जाने कितना ऋण है हम
पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। एक फौजी से मैंने कहा था, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -डिग्री सेल्सियस था। जब वह लेखिका फौजी से पूछती हैं तो टेम्परेचर होता है -15 डिग्री सेल्सियस। वो पूछती हैं कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी से हंसा और बोलता है, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम दूसरों को चैन की नींद सुलाने के लिए, उनको सोने देने के लिए, उनको अच्छे से जीवन व्यतीत कराने के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर पर आपकी रक्षा करने के लिए इतनी कड़कड़ाती ठंड में रहते हैं। अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर जाते हैं। अब जो लेखिका होती हैं और जो उनके गाइड होते हैं वे लायुंग से वापस लौटकर युमथांग की ओर जाने लगते हैं। युमथांग थोड़ा फीका लगा उनको, जो युमथांग था वो थोड़ा सा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो वह लड़की जो होती है वह एकदम खुशी से और इतना अच्छा जवाब देती है। वह कहती है कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। उसका यह जवाब सुनकर जो लेखिका थी वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और देखती हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे गांव की जो लोग हैं, उनमें भी कितनी ज़्यादा देशभक्ति है। यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। मैडम, इसे खेदूम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो ज़िंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? जो लेखिका होती हैं वो पूछती हैं। फिर वो बोलते हैं, उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। गंगटोक का मतलब है पहाड़। गैंगटॉक जो गैंगटॉक है उसका असली नाम है गंगटोक और गंगटोक मतलब होता है पहाड़। कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हूँ। लेखिका कहती हैं कि नए स्थानों की खोज अभी भी की जा रही है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया हो।